नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशु शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ आपके प्यारे प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में अंग्रेज़ों से पूर्व भारतीय शिक्षा की अंग्रेज़ों से पहले भारतीय शिक्षा कैसी थी और उसके बाद फिर भारतीय शिक्षा पर अंग्रेज़ों का क्या प्रभाव पड़ा, जिसको हम आज तक झेल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में पूर्व भारतीय शिक्षा पर हम प्रकाश डालेंगे कि क्या थी और प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी जो विवाद था वो कैसे शुरू हुआ। ठीक है ना। बात है 1830 के दशक की। ठीक है, उस वक्त में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक, है ना, उन्होंने क्या किया कि बिहार तथा बंगाल की जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए एक ईसाई प्रचारक और एक शिक्षाविद अपने ही नाम वाला विलियम एडम, है ना, ईसाई प्रचारक और शिक्षाविद विलियम एडम को जो है ना नियुक्त किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 3 रिपोर्टें अपनी बनाई। 3 पॉइंट यहाँ पे हैं 3 रिपोर्टों वाले। क्या है कि इन्होंने जो अंग्रेजों से पहली जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी, प्रणाली थी, उस पे अपनी रिपोर्ट बनाई कि कैसे पढ़ाते हैं भारत में। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि ब्रिटिश अधीनता से पूर्व भारत में जो है गुरु शिष्य वाली परंपरा थी, आश्रमों में जो है पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब आश्रम तो उस वक्त रहे नहीं थे ज़्यादा, तो पाठशालाएँ मतलब मंदिर में, है ना, आश्रम ही उनको बोलें ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मंदिर है या किसी सार्वजनिक जगह कोई चौपाल खाली पड़ी है उसमें है, या दुकान में है, या किसी शिक्षक के घर में है, इस टाइप से शिक्षण कार्य होता था। इसमें संस्कृत, व्याकरण, प्रायोगिक गणित आदि के बारे में मतलब जीवन यापन करने के लिए मेन चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और पहला ज्ञान जो अगर मैं बात करूँ, जैसा कि हम देखते हैं ना टीवी में, आश्रम की राम जी पढ़ने जा रहे हैं ना, सो विश्वामित्र के आश्रम में, है ना, या फिर श्री कृष्ण संदीपनी गुरु के आश्रम में गए थे शिक्षा लेने, तो भगवान लोग भी शिक्षा ले रहे थे। जो रामायण है या महाभारत है उनमें जो दिखाया जाता है ना, सो वो कैसी शिक्षा थी, गुरु और शिष्य वहीं पे रहा जाता था। ठीक है, हॉस्टल टाइप समझ लो। ठीक है, कि वहीं पे रहना है जब तक शिक्षा ग्रहण करने। उपनयन संस्कार होता था, विद्या आरंभ संस्कार भी उसको बोलते थे कि आज से तुम्हारी विद्या आरंभ हो जाएगी उपनयन संस्कार के जस्ट बाद। ठीक है, और घर से तुम्हारा कोई वास्ता मतलब रहेगा नहीं, विद्यालय में ही आपको मतलब आश्रम में ही आपको रहना है, गुरु की सेवा करनी है, सारी चीज़ें सीखनी। वो जो शिक्षण प्रणाली थी मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट थी। उसमें गुरुजी सारे ज्ञान कराते थे बच्चे को, हर प्रकार का ज्ञान था वहाँ पे। अब तो हम किसी एक चीज़ को लेके पढ़ते हैं कि इंजीनियर बनना है किसी को, डॉक्टर बनना है किसी को, ठीक है ना, इस टाइप से, किसी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो एक पर्टिकुलर लाइन पे हम जाते हैं, लेकिन वहाँ पे है कि सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था उसी टाइप की थी। पॉइंट नंबर सेकंड में है वही जो मैंने बता दिया आपको, इसका फर्स्ट पॉइंट कि पाठशालाएं किसी मंदिर, दुकान, किसी शिक्षक के घर या किसी वृक्ष के नीचे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चलती थी। उसमें 10 से 20 विद्यार्थी होते थे और फसलों की जब कटाई होती थी तो उसके समय ये पाठशालाएं बंद रहती थी ताकि बच्चे अपने घर के काम करवा सकें। पॉइंट नंबर 3, शिक्षक की जो फीस थी वो निश्चित नहीं होती थी, धनी वर्ग से ज़्यादा चार्ज किया जाता था, निर्धन वर्ग को फ्री में भी पढ़ाया जाता था। ठीक है ना। अब बात आती है कि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद जो है वो अंग्रेजों के मध्य शुरू हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद, है ना। वो कैसा विवाद था कि कुछ अंग्रेज जो है ना, पुरानी हमारे प्राच्यवादी जो थे वो पुरानी शिक्षा के कि भाई इसी को इसी टाइप से इसको आगे बढ़ाओ, और पाश्चात्यवादी जो थे वो चाहते थे कि अंग्रेजी वाला जो इंग्लिश मीडियम जो शिक्षा है वो आनी चाहिए। ठीक है, सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में शिक्षा के प्रसार में कोई रुचि नहीं ली, लेकिन साम्राज्य बढ़ने से उन्हें एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता हुई। ठीक है भाई, शुरू में तो चल रहा है जैसे तैसे मार पीट के उन्होंने काम करवा लिया, लेकिन जब उनका साम्राज्य फैल गया, उन्होंने पकड़ बना ली, तो एक ऐसा वर्ग चाहिए जो कि दिखने में तो इंडियन हो, है ना, जिसका खून तो इंडियन हो, लेकिन उसमें जो संस्कार हो वे कैसे हों, अंग्रेजी हों। ठीक है, जो उनके उन मतलब इंडियन को अंग्रेजी वो सिखाना चाहते थे कि बस उन कम्युनिकेशन चलता रहे, है ना, क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं थी। ठीक है, और जिन इंडियंस को वो इंग्लिश सिखा देंगे उसको हिंदी भी आती होगी और इंग्लिश भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो एक बीच की कड़ी का काम करेगा कि नीचे जो मजदूर वर्ग है वो ऑर्डर देगा उनको। ठीक है, इस टाइप से डिवाइड एंड रूल का इन्होंने कार्य किया। सो जिसके तहत प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए का अनुदान का प्रावधान किया और एक अधिनियम पारित कर दिया, एक एक्ट जो है पारित कर दिया जिसको चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट के नाम से भी जाना गया, जो कि 1813 में पारित किया गया।
ठीक है ना। अब चार्टर एक्ट पे जो है ना दो मतभेद इनमें उत्पन्न हो गए, एक प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट और एक जो है एंग्लिसिस्ट पाश्चात्यवादी, दो मत थे। तो प्राच्यवादी फर्स्ट पॉइंट का देख रहे हैं कि इनका जो मत था वो था कि भारतीय शिक्षा को ही प्रोत्साहन मिले, ठीक है। इसके समर्थन में विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, एच.एस. विल्सन आदि थे, ठीक है ना। और पाश्चात्यवादियों, जो सेकंड पॉइंट है, पाश्चात्यवादियों का मत था कि शिक्षा व्यवहारिक तथा अंग्रेजी के दृष्टिकोण से उपयोगी हो तथा इसका जो माध्यम है वो अंग्रेजी हो। इसके समर्थक थे मैकाले। मैकाले का बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मैकाले का विवरण पत्र, है ना। सो मैकाले, जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट, विलियम विल्बरफॉर्स, ठीक है ना। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि पाश्चात्यवादी यहाँ पे जीतेंगे, है ना, क्योंकि जो मैकाले है इसी का सब कुछ चल रहा भैया। तो इस विवाद के बाद पाश्चात्यवादी शिक्षा को भारत परिषद ने स्वीकार कर लिया और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 यहाँ पे लागू कर दिया गया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू हो गया। ये देखिए यहाँ पे जो चला था 1813 में चार्टर अधिनियम, है ना। इसके बाद 1835 में शिक्षा प्रणाली शुरू कर दी गई। अब 1835 में लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र आता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं, यहीं पे छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप इजीली देख पाएँ और समझ पाएँ। क्लियर गाइस। तो अंग्रेजों से पूर्व भारतीय शिक्षा और प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी विवाद, ये होता है फिनिश आपका यहाँ पे। मेन पॉइंट्स को आप इसमें नोट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स आपको हेल्प करते हैं एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा। और ये जो मैं आपको थ्योरी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप नोट डाउन कर लें और मस्तिष्क में अपने सेट कर लें। क्लियर गाइस। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।